आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे और भी ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कह देते हैं। इसके बारे में तो आपने 6 क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा है। 12.1 में बोल रहे हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कौन कौन से जरिए से ये हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा या कहें तो रिवाइज करना होगा कि प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम है जिसमें बता रहे हैं कि एक होता है रूट सिस्टम जो जमीन से नीचे होता है और एक होता है शूट सिस्टम जो कि जमीन से ऊपर होता है। अब शूट सिस्टम में आ जाता है फ्लावर्स, मतलब कि फूल आपको पता ही है, और लीव्स मतलब पत्तियां, फ्रूट्स मतलब फल, स्टेम मतलब तना। जबकि रूट सिस्टम में तो रूट ही होता है। ये सारे आपके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के, फ्लावर्स को हम वेजिटेटिव नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल देते हैं। रिप्रोडक्टिव इसलिए क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यही बीज बनाने में मदद करते हैं जिस बीज से हम दूसरे प्लांट को उगा सकते हैं। हम बात कर रहे थे मोड्स की, तो दो मोड्स हैं हमारे पास, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब कि जिसमें हमें बीजों की जरूरत ना पड़े, बिना बीज के ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाए। कैसे होगी वो हम जानेंगे डिटेल में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज होना जरूरी है, तभी वो आगे रिप्रोडक्शन पूरी हो पाएगी। बस इतना सा फर्क है दोनों के अंदर। पहेली ये चीज को याद कर रही है कि इसने कई सारे प्लांट्स देखे हैं जिसके अंदर बीज का इस्तेमाल होता है उसे उगाने के लिए, जबकि कुछ प्लांट्स जैसे कि पोटैटो वगैरह बिना बीज के ही उग जाते हैं। आधा आलू काट के आप रख दिए मिट्टी के अंदर और उसे पानी वगैरह दिए, थोड़े टाइम में दूसरा आलू भी निकल आएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं कैसे कैसे बिना बीज के उग सकते हैं प्लांट्स। तो पहला है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि प्लांट का ही कोई एक पार्ट जैसे कि तना वगैरह, टहनियां, पत्ते या फिर कोई और चीज आपने सीधे उठाकर उसमें काट कर या तोड़कर दूसरी जगह गाड़ आए। आप गाड़ने के बाद पता लगा कि वहां पे प्लांट उगना शुरू हो गया, तो आपने तो किसी तरह की बीज का इस्तेमाल ही नहीं करा। तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी में बोल रहे हैं एक्टिविटी 12.1 में कि आप जो है गुलाब का फूल आपने देखा ही होगा, मतलब कि रोज का प्लांट, उसकी एक टहनी आप काट लीजिए और उसको गाड़ दीजिए जमीन के अंदर और उसे पानी वगैरह देते रहिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ना वो ग्रो करना शुरू कर रहा है, साइड साइड से उसकी पत्तियां निकल रही हैं। कहाँ से? ये जो कोने हैं ना, कोनों से निकल रही हैं पत्तियां, मतलब कि वो भी ग्रो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यही चीज आप आलू के अंदर भी देख सकते हैं एक्टिविटी 1.2 के अंदर। क्या देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे से हिस्से हैं क्या है, ये बर्ड्स हैं। बर्ड्स बोल देते हैं कोई भी नोकी, मतलब कोई भी चीज डेंट या फिर कोई चीज, डेंट तो नहीं मतलब कि कोई बबल टाइप की चीज अंदर से निकल जाती है ना किसी सरफेस पे, तो उसको हम बोल देते हैं बर्ड। बर्ड छोटा सा है ना। तो वो देखेंगे आपके आलू के अंदर है, कई सारे होते हैं ऑलरेडी, आप मार्केट से कभी खरीदते होंगे तो आप जो है इसको सीधे आधा काटिएगा बीच से और गाड़ दीजिएगा जमीन के अंदर। देखेंगे कि ये बर्ड ना ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, और कुछ महीनों में तो पूरा ग्रो करके वो आलू का पूरा पेड़ वेड़ बना लेगा, मतलब पौधा बना लेगा। आगे बोल रहे हैं कि ये आपका देखिए, ये आपकी अदरक है या फिर कहें तो जिंजर, ये भी ऐसे ही आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही फैलती है। इसके जो है छोटे छोटे से स्प्राउट्स निकल जाते हैं, जैसे चने में निकलते हैं ना वैसे ही इसके अंदर भी निकलते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स निकल निकल के वो भी पूरे ग्रो हो जाते हैं अगर इसको सही वातावरण मिले तो। एक और है आपका ब्रियोफिलियम, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए ऐसा पत्ता होता है जिसके अंदर जो है पत्ते के अंदर ही और पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जहां से एक पूरा प्लांट ग्रो कर सकता है पत्तों से ही। इस इमेज में आप देख सकते हैं अच्छे से कि कितने अनोखे तरह के इसके पत्ते हैं, जिसके साइड्स में छोटे छोटे से हिस्से हैं जिसमें से प्लांट पूरा ग्रो हो सकता है। इसे भी आप काट के जो है डाल देंगे जमीन के अंदर तो इसमें से ही प्लांट निकल आएगा। अब बूझो पूछ रहा है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अच्छी बात है कि हमें बीज की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसका कोई फायदा भी है क्या? तो जवाब है हाँ, फायदा ये है कि बहुत जल्दी कोई चीज अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से फैलती है ना, तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं वो सारे प्लांट्स, काफी काम आते हैं हमारे। मतलब कि कम रिसोर्सेज में बहुत जल्दी अगर कोई प्लांट उग जाए तो फायदा ही होगा इससे। पर ये सारे प्लांट्स नहीं कर पाते, सिर्फ वही प्लांट्स कर पाते हैं जिनमें ये हो सकता है पॉसिबल, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब दूसरा मोड देख लेते हैं जरा, बडिंग। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बडिंग क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे कि यीस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा कई बार।
केक बनाने में काम आता है, शराब बनाने में भी काम आता है। इसके लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा यीस्ट लीजिए, उसको आप एक ग्लास पानी में डाल दिए थोड़े से शुगर के साथ। तो क्या देखेंगे, वैसे तो देखने को आपको मिलेगा नहीं, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कि उसके जो हर एक सेल जो है वो टूट टूट के छोटे छोटे उसके अंदर से बड्स निकल रहे हैं। बड्स मतलब उसके अंदर का छोटे छोटे सा हिस्सा कुछ, और वो बड्स ना फिर ग्रो कर करके बड़े होकर एक पूरा अपना एक सेल बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सेल टूटकर या फिर उसके अंदर से एक छोटी चीज निकली, एक बड निकला और पूरा सेल बन गया। हुआ ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना किसी बीज के ही। अब ये चीज बताऊं मैं कि ये प्लांट नहीं होता, वैसे कंप्लीटली प्लांट जैसा ही होता है देखने में, एक जगह पे जमा हुआ होता है तो, पर प्लांट नहीं होता ये, ना ही एनिमल होता है, ये तो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है ना। कई बार कोई बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं, बहुत सारी जिंदा चीजें हैं जिसे हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल पाते, जैसे कि अमीबा, आपने सुना होगा इसके बारे में भी। माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो देखेंगे आपके, ये देखिए एक आपका यीस्ट का सेल वो टूट कर जो है ना, मतलब उसके अंदर से बड निकला, निकलने के बाद जो और बड़ा हुआ, फिर जो है पूरा एक अपना सेल बन गया, है ना। इसका तरीका भी बता रखा है इन्होंने कि पहले एक सेल होगा, फिर वो धीरे धीरे से उसमें से निकलेगा बड, फिर ऐसे ही बहुत सारे बड निकलेंगे चेन बनाते हुए, और ये सारे बड जब बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे सब डिटैच हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। आगे है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बहुत देखिए इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या होता है कि कुछ चीजें, खास तरह के ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गा, क्या करता है, अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेता है और फिर सबको ग्रो करा लेता है। अब सोचिए, शुरू में एक एल्गा था, मान लिया कि उसने अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लिया, फिर दोनों ग्रो कर गए, एक से दो हो गए ना। अब उन दो ने अपने आप को तोड़ लिया दो और हिस्सों में, तो वो फिर चार हो गए, फिर और चार ने अपने आप को और दो दो हिस्सों में तोड़ लिया, तो फिर क्या हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे वो, और ऐसे ही जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। देखा आपने, एक जो है दो हिस्सों में चला गया और दोनों ग्रो हो जाएगा अपने आप। आगे स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा देखिए, आपको एल्गा तो पता ही होगा ना कि कहीं भी नमी अगर कहीं पे होती है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत पानी वगैरह हो, तो वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर की काई जम जाती है, उसी को हम एल्गा बोलते हैं। और इसकी भी लाखों तरह की प्रजातियां होती हैं। ये देखिए इतने सारे फोटोज हैं, ये सब आपके एल्गा के ही हैं। देखिए समुद्र के अंदर भी होते हैं, और कई बार तो बिल्कुल बड़े से एक प्लांट की तरह नजर आते हैं। और कुछ तो होते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल, एक तरह के हर्ब्स के लिए कह सकते हैं, या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है बहुत सारों में। तो एक आता है मार्केट के अंदर स्प्राइन्यूला करके, या फिर शायद स्पाइरुलिना। तो कहते हैं कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत बहुत ज्यादा है बाकी सारे फूड्स के मुकाबले। तो वो भी मार्केट में बहुत चलता है लोगों के लिए, जो खाते हैं ना कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह, उन्हें काम आता है। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं एल्गा के हमारे पास। और फोरेंसिक्स में भी बहुत सारी जांच होती है। मान लीजिए कि किसी क्राइम सीन पे कोई मान ली पत्थर मिल गया उन्हें, कहीं का गिरा हुआ कोई चीज मिल गई उन्हें, तो उसके ऊपर हो सकता है कि एल्गा जमा हो। तो एल्गा जो है, मान ली कोई क्राइम वेपन है वहां पे एल्गा जमा हुआ हो, तो एल्गा की इतनी सारी प्रजातियां आती हैं कि वो ढूंढ सकते हैं कि अच्छा ये जो प्रजाति है एल्गा की, ये कहाँ पाई जाती है, इस शहर के इस कोने में पाई जाती है या फिर इस देश के इस कोने में पाई जाती है, तो जरूर क्राइम का वेपन वहां से आया है ट्रांसपोर्ट होके। तो इससे भी काम आता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ये तो सिंपल सी चीज है। देखिए क्या बोलते हैं कि आपने कभी फंगस लगी हुई देखी है? बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की दिखती है आपको। कोई ब्रेड खराब हो जाता है तो ये फंगस जो है, या फफूंद जो है, कैसे बढ़ती है, ग्रो कैसे होती है, आप देखेंगे ना, फंगस थोड़ी सी लगेगी शुरू में, फिर उसके बाद फैलती जाएगी। ये होती है स्पोर फॉर्मेशन से। तो फंगस में इस तरह का स्पोर बन जाता है, तो ये स्पोर जो है बिखर जाते हैं, बिखरने के बाद हवा से जहां जहां गिरते हैं वहां पे नए नए स्पोर्स पैदा कर देते हैं। मतलब के प्रोपगेट कर जाते हैं हवा के रास्ते ब्रेड पे हर तरफ, और फिर फैल जाता है फंगस। हो गया ना रिप्रोडक्शन। अब इसके नीचे वाले हिस्से को हम बोल देते हैं हाइफा, और ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्पोरेंगियम। जैसे स्पोरेंगियम के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पोर्स। अब ये चीज कुछ पत्तों में भी दिखता है हमें, है ना, पत्तों में भी लगे हुए दिखते हैं हम स्पोर्स की तरह। खाली ब्रेड के ऊपर का ये फंगस थोड़ी लगती, पत्तों पे भी लग सकती है। अच्छा, स्पोर्स के ऊपर जो है ना एक हार्ड लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसको हम बोल देते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, जो उसे हार्श एनवायरनमेंट से बचा के रखती है। और कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे कि मोस और फर्न। ये है आपके, देखिए मोस इसी टेक्निक से ये भी बढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से।
और ये होते हैं फर्न्स। देखिए पत्तियां है ना, मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये भी इसी टेक्निक से रिप्रोडक्शन करते हैं। 12.2 में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बोलते हैं कि दो आपके पार्ट्स होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें मेल पार्ट को हम बोल देते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को हम बोल देते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। एक्टिविटी 12.4 में कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के आप प्लांट्स ले लिए और उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करिए उसके अंदर कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अगर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, मेल भी और फीमेल भी, तो उसको बोलते हैं हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना। जबकि अगर किसी में एक सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो इसको हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब वन। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो है पार्ट्स को भी एक्सप्लोर करिए, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर होता क्या क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम है। आपको ये पता होगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो सब हम जान लेते हैं। जैसे कि ये जो छोटे छोटे से आपको पत्तियां दिख रही होंगी जो कि हेल्प करती हैं फ्लावर को सीधा रखने के लिए और इन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट भी करती हैं, उनको हम बोल देते हैं सीपल्स। वैसे ही इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं फूल की, उसको हम बोल देते हैं पेटल्स। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फिर कहें तो पार्ट होता है, उसको हम बोल देते हैं स्टेमन। अब स्टेमन के अंदर भी दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। अब देखिए फिलामेंट तो आपने नाम सुना होगा, जैसे कि बल्ब का फिलामेंट होता है ना, तो लड़ी को या धागे को या फिर जो पतली सी कोई भी सीक को, उसको हम फिलामेंट बोल देते हैं। तो इसको ये जो डंडी है जिसने सपोर्ट कर रखा है इस एंथर को, इसको हम फिलामेंट बोल देते हैं। जबकि ऊपर का जो पार्ट है जिसके अंदर असल में मेल गैमेट्स होते हैं या फिर कहें तो वो चीज होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो एंथर के अंदर होती है। तो ये जो एंथर है ये भी आपका एक पार्ट है स्टेमन का। अब दूसरी तरफ आते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ या फिर कहें तो पार्ट की तरफ। इसमें भी अलग अलग पार्ट है जिसको हम कह देते हैं कार्पल या फिर पिस्टल भी कह सकते हैं इस चीज को हम, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था। कोई भी चीज कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसमें सबसे पहले देखिए जो ओपनिंग है जिसके अंदर से पॉलन ग्रेन, मतलब कि पॉलन ग्रेन कहते हैं उस मेल गैमेट को जो कि अंदर जाके फ्यूज होने वाला है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, जो कि एंथर में होता है वो इसके अंदर जाता है। तो इसकी ओपनिंग को बोल देते हैं हम स्टिग्मा। अब ये जो पूरा ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोल देते हैं स्टाइल। और ट्यूब के नीचे जो है पार्ट आता है उसको हम बोल देते हैं ओवरी, ठीक है। ये ओवरी। अब असल में जो है इसके अंदर जो आता है मेल गैमेट्स या फिर कहें तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है या फिर पॉलन ग्रेन जो होता है, वो आ जाता है इसके अंदर ट्रांसफर होके और इसके अंदर जाकर अंदर जाके फ्यूज कर देता है ओवरी के अंदर जो चीज होती है, फीमेल गैमेट्स होते हैं उसके साथ, और दोनों मिक्स होकर जाइगोट बना लेते हैं। हो गया आपका प्रोसेस स्टार्ट रिप्रोडक्शन का। अब क्या होता है कि कुछ फूलों के अंदर सिर्फ एक पार्ट होगा, या फिर या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। सिर्फ अगर एक पार्ट है तो उसको हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों ही पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। देखिए ये चीज इन्होंने आगे समझा रखी है कि देखिए एंथर है, ये फिलामेंट है, और फिर उसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मतलब कि पिस्टल है या फिर आप इसे कार्पेल भी बोल सकते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स दिखा रखे हैं। इसमें देखिए ओवरी के अंदर भी कुछ चीज होती है छोटी छोटी सी, जिसको हम बोल देते हैं ओव्यूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही चीज बता रखी है कि आपका जो एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि बनाते हैं मेल गैमेट्स, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और वैसे ही जो है ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है, वो बनाते हैं फीमेल गैमेट्स या फिर एग्स। ये क्या है, वो सेल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम बोल सकते हैं। अब दोनों साथ में फ्यूज होकर मिक्स होकर क्या बनाते हैं, एक जाइगोट, एक वो सेल जो कि कंप्लीट होता है। उससे पहले ये इनकम्प्लीट था, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती थी, पर अब ये कंप्लीट हो चुका है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की वजह से या फिर कहें तो गैमेट्स की वजह से। अब ये बन के जाइगोट बन चुका है। अब ये जाइगोट ग्रो हो जाएगा, ग्रो होने के बाद ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस मतलब शुरू हो जाएगी, ग्रो होना शुरू हो जाएगा ये। अब ये बूझो पूछ रहा है कि कैसे ट्रेवल कर पाता है, मतलब कैसे ट्रेवल करेगा एंथर में जो पोलन ग्रेन है, वो ट्रेवल करके कैसे ओवरी तक पहुंच पाएगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कैसे पहुंच पाएगा वो। तो इसका जवाब है कि या तो हवा के जरिए उड़कर चला जाएगा, वो यहाँ से हवा से उड़कर इधर चला गया, कुछ बहुत सारे बिखर गए जाएंगे इधर उधर और कुछ चले जाएंगे इसके अंदर। या फिर जो है कुछ बर्ड्स वगैरह आती हैं, कुछ कीड़े वगैरह आते हैं जो कि खाते हैं इसको, चिड़िया वगैरह आई उसने चुगा इसे, फिर उसका साथ में इसमें भी चोंच मारी,
तो इधर के कुछ पार्ट्स जो है पॉलन ग्रेन के इसके अंदर चले गए। ठीक है, तो ये दो तरीकों से हो सकता है, या तो बर्ड्स के जरिए या फिर हवा के जरिए। अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था आपका एंथर, मतलब ये जो था स्टेमन, स्टेमन के ऊपर जो एंथर में थे पॉलन ग्रेन्स, इसका ट्रांसफर होना ओवरीज के अंदर चले आना, स्टिग्मा के जरिए सीधे स्टाइलस होते हुए ओवरीज में चले आना और ओव्यूल से मिक्स हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये दो केसेस हो सकते हैं इसके अंदर। या तो हो सकता है ये सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने ही फूल के अंदर के जो एंथर है उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलेगा और अपने ही फूल के अंदर का जो फीमेल पार्ट है, मतलब कि कार्पल है या फिर पिस्टल है, जो भी आप कहना चाहें, उसके अंदर चले जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ का पॉलिनेशन। जबकि अगर एक फूल के अंदर से जो एंथर है वहां से उड़कर पोलन ग्रेन किसी और फूल के अंदर चले जाएगा, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर चले जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल है। और आपको ये चीज तो पता है कि कोई अगर सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑर्गन कह रहा हूँ पार्ट वाला कोई सा फ्लावर है, इसके अंदर खाली फीमेल या फिर खाली मेल पार्ट है, तो उसके पास तो कोई चारा ही नहीं बचता, उसे हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करानी पड़ेगी। ऐसे फ्लावर के पास जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या फिर अगर कोई फीमेल है, हाँ मतलब ये चीज करानी पड़ेगी, या फिर अगर कोई किसी के पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसका वेट करना पड़ेगा कि किसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन उड़कर उसके पास आए। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत काम का भी है ये। अब बुझो कह रहा है कि इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करते हैं फ्लावर्स, मतलब इतना अट्रैक्टिव कलर्स के साथ क्यों होते हैं और इतना ज्यादा अच्छी महक क्यों होती है इनकी। इसका जवाब है ताकि वो फ्लावर्स जो है आसपास के इंसेक्ट्स को भी अपने पास अट्रैक्ट कर सके और साथ ही साथ बर्ड्स को भी अट्रैक्ट कर सके अपने पास। इससे फायदा क्या होगा कि तभी तो उन्हें मौका मिलेगा ना कि उनके चोंच पे लग के, उनके हाथ पैरों पे लगकर जो है वो दूसरे फूलों पर जाएं, फिर वहां पर जो है पार्ट्स में लग जाएं उसके फीमेल पार्ट में, ताकि जो है पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सके, ताकि लाइफ साइकिल पूरी उनकी कंप्लीट हो सके, ताकि रिप्रोडक्शन पूरा हो सके उनका। ठीक है, इस वजह से ये चीज इन्होंने बताई है कि क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या है क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये क्या दिखा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। फर्टिलाइजेशन मतलब कि वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन की स्टार्ट हो गई है, इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या है, देखिए ये रही पॉलन ग्रेन, देखिए इस शेप की होती है पॉलन ग्रेन। इस ये देखिए जर्मिनेट हो रही है, धीरे धीरे आगे ट्यूब से बढ़ती हुई चली जाएगी और अटैच हो जाएगी इस ओवम से। ठीक है, मतलब कि फीमेल गैमेट से। ओवम से जब ये अटैच हो गई तो अब ये साथ में ये फिर वो होने लग गया, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसने जायगोट बना लिया, पूरा जायगोट कहलाया ये। ठीक है, आगे देखिए फर्टिलाइजेशन इसी प्रोसेस को बता रहे हैं कि फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का, इसको हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। और जायगोट जो है वो डेवलप होके पूरा एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। अच्छा, एम्ब्रियो में और जायगोट में ये फर्क होता है बस थोड़ा सा, कि जायगोट बिल्कुल एक सेल होता है छोटा सा, जबकि एम्ब्रियो ना फिर बड़ा हो चुका होता है, एक सेल से बढ़कर बहुत सारे सेल्स हो चुके होते हैं उसके अंदर पार्ट्स भी डेवलप होना शुरू हो चुके होते हैं। ठीक है, तो जो है मतलब प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं वहां पे, तो वो पूरा एक कहला देता है एम्ब्रियो। ठीक है, जैसे ह्यूमंस का भी एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर क्या, उसके हैंड्स, लेग्स, आईज ये सब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। ठीक है, शुरू में तो एक सेल ही होता है हर चीज। अब देखिए 12.3 में बोल रहे हैं फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब देखिए गौर से समझिएगा, ये जो ओवरी है ना, पूरी की पूरी ओवरी, ये जो है बड़े होकर जो है बन जाता है एक पूरा का पूरा फ्रूट। जैसे मान लिए एप्पल का फ्रूट है ना, या मैंगो का फ्रूट, जो भी बनता है वो बन जाता है। जबकि इसके बीच का जो हिस्सा होता है जहां पे रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली में, जिसको हम बोलते हैं ओवम, वो जाइगोट बन चुका होता है ना, वो जाइगोट जब बड़ा होकर एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो क्या होता है, वो सिर्फ एक छोटा सा बीज होता है, वो बड़ा होने के बाद भी एक छोटा सा बीज। जैसे एप्पल के अंदर आप सीड्स देखते हैं ना, छोटे छोटे से बीज देखते हैं, तो वो होता है आपका एम्ब्रियो। अब वो भी होता है सख्त सा दिख रहा होगा आपको बीज, क्यों, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है उसके ऊपर, जो कि हेल्प करती है उसे बचाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर सेव रहता है वो एम्ब्रियो, ताकि जब उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिले तब वो खिलकर एक बड़ा सा पौधा बन सके। देखिए ये दिख रहा है आप सीड्स, ये देखिए सीड इसके अंदर का जो है, इसकी एक कवर है, कवर के अंदर जो आपको एम्ब्रियो मिल जाएगा, जिसकी वजह से इतनी मेहनत हुई है। और ये बाकी का जो भी दिख रहा है वो तो पूरा आपका एम्ब्रियो है, वो ग्रो कर गया ये जो है ना, ये पूरा एम्ब्रियो है, और बीच का जो है वो है ओव्यूल, जो मेन पार्ट है जहां पे जायगोट बना था जिसके अंदर।
ये चीज यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बता दी है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कुछ तो आपके होते हैं सॉफ्ट से फ्रूट्स, जैसे कि आपके मैंगो या फिर एप्पल या ऑरेंजेस वगैरह। कुछ होते हैं हार्ड, जैसे कि वॉलनट, आलमंड वगैरह। ये जो फोटो थी ये आलमंड की थी, मुझे लगा कि इसके सीड की है। तो ये आलमंड का फ्रूट है देखिए, और इसके अंदर की जो बीज होती है ना उसे हम खा लेते हैं। जैसे कि ये देखिए बाहर का हिस्सा है ये, प्रोटेक्टिव लेयर इसकी, और इसके अंदर का जो होता है हिस्सा उसे हम खा लेते हैं। तो जब हम आलमंड खा रहे होते हैं तो असल में हम फ्रूट नहीं खा रहे होते, हम फ्रूट का जो है सीड खा रहे होते हैं, सीड। आगे है 12.4 में सीड डिस्पर्सल। देखिए इसमें हम जानेंगे डिस्पर्सल मतलब कि बिखरने के बारे में, कि सीड्स जो है ना, मतलब अगर इंसान जो है खेती बाड़ी करने अगर ना जाए तो नॉर्मली जंगल वगैरह में क्या होता है, वहां तो कोई खेती बाड़ी करने नहीं आता, फिर भी इतना बड़ा जंगल हरा भरा होता है, कैसे होता है? वो इस वजह से कि सीड्स जो है डिस्पर्स हो जाती हैं, बिखर जाती हैं अलग अलग जगह पे, जहां जहां वो जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने हवा के अंदर कोई बहुत ही पतली पतली सीड्स थी, वो हवा के अंदर उड़ती हुई चली गई और कहीं पहुंच गई, किसी जानवर के शरीर पे लग गई, फिर वो कहीं और जाकर वो कहीं गिर भी गई होगी, जानवर कहीं पे सो गया होगा। तो वहां की मिट्टी में जाकर फिर वहां पर अगर उसे अच्छे अमाउंट में पानी मिला, सनलाइट मिली, मॉइस्चर मिला, तो ग्रो भी करेगा वहां पे अच्छी जमीन के अंदर। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आपने ये देखा होगा कभी, आप जो है इस तरीके से पेड़ पौधे के आसपास जाएंगे ना, देखेंगे आप अपने कपड़े पे कि छोटे छोटे सीड्स भी लग गए होंगे आपके कपड़े में, ये चांसेस है। और जब भी आप कपड़ा अपने हाथ से झाड़ेंगे तो वहां पे आप सीड गिरा के चले आएंगे, और वहां पे फ्यूचर में चांसेस है कि सीड ग्रो करें। मैं कह रहा हूँ चांसेस है। हो सकता है कि 100 सीड्स निकले किसी पौधे में से, तो उसमें से एक भी नहीं कर पाया, क्या पता, सरवाइव एनवायरमेंट को, और वो सारे जो है खो जाए इधर उधर में, और कहीं भी ग्रो करने का उन्हें चांस ना मिले, क्या पता कहीं पे सनलाइट ही ना आ रही हो। या हो सकता है 100 में से 50 कर जाए या 60 भी कर जाए ग्रो। तो जो भी है वो अपना काम तो करता ही रहता है, सीड को डिस्पर्स करने का पौधा, तो इधर से उधर जाने का काम चलता ही रहता है हमेशा एनवायरमेंट के अंदर। कुछ में ऐसा भी होता है कि ऊंचाई से फल गिरा तो उसके अंदर के सीड बाहर निकल कर ना थोड़ा पेरेंटल प्लांट से दूर गिर गए, तो वहां पर वो उग गया, अगर उग सकता होगा तो। ठीक है। और सीड्स भी अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे देखिए ये किस शेप का है, ये अलग चीज है, अलग शेप की। देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी होते हैं सीड्स वगैरह जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि फ्लोट कर सके पानी के ऊपर। मान लिए कि कहीं पे पानी में गिर गया इत्तेफाक से, जमीन पे गिरने के बजाय, तो पानी में भी फ्लोट करते हुए चले जाएंगे, कहीं पे पानी वानी ढूंढ लेंगे, फिर कहीं पानी के अलावा कोई किनारा ढूंढ लेंगे, वहां पे उग जाएंगे वो। ठीक है। देखिए ये वाला जो है आपका मेपल ट्री का सीड है ना। मेपल ट्री देखिए इस तरह की दिखती है कुछ, मेपल ट्री। और वैसे ही ये दूसरा वाला है आपका ड्रम स्टिक नाम के एक ट्री का जो है सीड, जो कि ड्रम स्टिक्स ट्री इस तरह की दिखती है, जिसके अंदर से ड्रम स्टिक्स निकलते हैं, ये देखिए ड्रम स्टिक्स। अब इसी के अंदर देखिए जैंथेलम नाम का एक सीड होता है, जिसके अंदर स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस मतलब इस तरह के नोकीले हिस्से, जो कि किस चीज में मदद करते हैं, जानवरों पे चिपक जाएंगे वो आसानी से, बिल्कुल चिपक जाएंगे, तो चिपके चिपके हुए बहुत दूर कहीं वो जाएगा, कहीं लेटेगा, या फिर हवा चलेगी तो वहां पे गिर जाएगा, उस जमीन में जाकर वो उग जाएगा। वैसे ही कुछ आपके पास एग्जाम्पल है कोकोनट के फ्लावर के, या फिर जो है आपका ओक के सीड के। ओक नहीं, आक, आक या फिर मादर बोल सकते हैं। इन सब में क्या खास बात है, इन दोनों में क्या खास बात है, इसमें जो है ना हेयर्स हैं बहुत सारे, मतलब कि हवा से बहुत आसानी से उड़ जाएंगे, उड़ेंगे तो बहुत दूर जाएंगे और वहां पे गिर जाएंगे। ओवरऑल सबके ट्रैवल करने का एक अलग अलग अंदाज है, जिस तरीके से वहां पे वो रहते हैं और उस तरीके से सरवाइव करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट इनकी हजारों साल में हुई है, जिसे आज हम देखकर जो है इम्प्रेस हो पा रहे हैं इनकी एबिलिटीज से। तो बहुत ही आसान चैप्टर था ये, और बहुत काम भी आएगा आपको, बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर में हमने। यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है।